नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10 का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 2024-25 सेशन का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेनली एमसीक्यूज़ अभी फ़िलहाल हम लोग 20 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए क्या पैटर्न रहेगा, कुछ कोई चेंजेस हैं तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे, लेकिन 33% क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, 50% क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको थोड़ा सोच के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं कि रटा रटाया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए दिया गया है पॉइंट 2 में। तो सेक्शन ए में 16 सिंपल या कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज हैं और 4 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं। इसकी पूरी की पूरी हम लोग की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की एमसीक्यूज की, उसको आप अगर देखेंगे तो उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 20 मार्क्स, तो इधर आपका हो गया एमसीक्यूज सेशन का 20 मार्क्स है। इसके बाद सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब 12 मार्क्स के आपके 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी जो है वो 7 क्वेश्चंस रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3 मार्क के हैं, तो ये 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेक्शन डी जो है, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन ई जो है वो क्या है, 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब पैसेज वैसेज टाइप का दिया होगा और आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन मिलेगा और कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 80 मार्क्स बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग फिलहाल एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू में क्या कहा गया, एक सिंपल सी इक्वेशन है और ये आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाएगी इक्वेशन, कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए पहली इक्वेशन में कहा गया पी क्यू आर आपको बताना है, बैलेंस्ड इक्वेशन जो रिएक्शन है उसमें आपको पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है, क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पीबी को बैलेंस करेंगे, लेकिन पीबी तो पहले से ही बैलेंस है। तब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 बचे, तो ऑक्सीजन क्योंकि अकेला है इसको बाद में बैलेंस करेंगे, पहले नाइट्रोजन को कर लीजिए। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएचएस पे 2 है रिएक्टेंट साइड पे, तो आरएचएस में भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब बीच में 2 आना चाहिए, तो इसमें या तो ए ऑप्शन सही होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन अभी ना बैलेंस करिएगा, अभी भी आप क्या कर देख लीजिए लेड को देख लीजिए, लेकिन लेड अभी भी कोई भी उसमें बैलेंसिंग नहीं, वो सेम है। तो ऑक्सीजन अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर O3 3 2 जा 6 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 2 4 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, तो ये देखिए 2 2 जा 4 4 यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 1 है। ठीक, तो मतलब 7 हो गए टोटल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 1/2 लगा देंगे। तो जब इधर 1/2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए और आरएचएस पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया, आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी हम लोग यहाँ पर 2 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, तो पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 या पी की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1 था, 1 मान के चलते 1 था, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 और 4 आ रही है। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सही से लिख देते, क्योंकि क्यू जो था वो 1 था, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 आ गया था, तो ये किससे हो गया, 4 से हो गया। तो 2 2 4 जो है वो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, आसान नहीं था, लेकिन जिसने भी बैलेंसिंग करी होगी, अगर याद होगा क्वेश्चन तो भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी में देखिए थोड़े से टफ क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यूज के भी, ऐसा मत सोचिएगा कि सीधे आपने क्वेश्चन देखा हो तुरंत आंसर बता लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इसमें मैच द कॉलम दिया गया है, अब आपको मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों तरीके के ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम।
अगला कहा गया मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन अवर आर्म, मतलब अगर पाम पे रखा जाए तो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा कौन सा मेटल होता है? तो गैलियम होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, और ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, देखिए क्या कहा गया, विच दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा इसमें मेटल रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो ये करेगा आपका मैंगनीज। अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? तो ये गोल्ड है, Au। क्यों? क्योंकि Au जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, हाइड्रोजन ऊपर आता है। ठीक है, तो इसीलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन दिया गया है और पूछा क्या गया, अ सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। देखिए यहाँ पर ये कहा गया बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बैटरी लगी हुई है, प्रॉपर सब कुछ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनोड कैथोड भी है। ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड अगर होगा तब तो कंडक्ट करेगा, लेकिन ये जो लिक्विड है ये कंडक्टिंग नहीं है। अब अगर कंडक्टिंग नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, तो कंडक्टिंग लिक्विड, इसमें अगर आप HNO3 देखेंगे तो ये कंडक्टिंग है। ठीक है, H2SO4, जितने भी एसिड और बेस होते हैं वो सब कंडक्टिंग होते हैं। CO2 इन वाटर, तो ये भी H2CO3 बना देगा, ये भी एसिड बना देगा, तो ये भी कंडक्टिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर C2H5OH जो है, ठीक है, ये कंडक्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, जो कि C2H5OH है, ये होना चाहिए था। अगले में आते हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं तो इसलिए क्वेश्चन इन लोग को लिखा हुआ दिया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा होगा? तो शुगर सॉल्यूशन नहीं होगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं होगा, इथेनॉल इन वाटर नहीं होगा, क्या होगा? डाइल्यूट एसिड होगा। तो एसिड जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। अब देखिए ए क्या कर रहा है, फिनोप्थलीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? पिंक में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए। अब ए में क्या जोड़ दिया गया? बी को ऐड किया गया, द पिंक कलर डिसअपियर, तो जो पिंक कलर बना था ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो गया। ठीक है, डिसअपियर हो गया मतलब गायब हो गया, कलरलेस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन ए एंड बी। अब ए और बी के लिए पूछा गया है कौन सा सोल्यूशन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, जो ए है वो क्या कर रहा था, फिनोप्थलीन को पिंक में कन्वर्ट कर रहा था, और ऐसा कौन करता है? बेस करता है, और बेस का पीएच जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7 होगा। तो पहला तो ये समझ के चलिए, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक होगा, और उसका पीएच क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक, अब कैसा बेस है उससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, लेकिन बेस जरूर होगा। और इसमें दूसरे में क्या कहा गया है कि देखिए डिसअपियर हो रहा है, तो डिसअपियर न्यूट्रल में होगा, लेकिन इसने किया क्या, मतलब बी ने क्या किया ए के साथ मिलके, तो बी कुछ ऐसा है जो ए को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा कौन? एसिड को कौन, बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड। ठीक है, इसका मतलब जो ए हो, जो बी होगा उसका पीएच लेस देन 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसीलिए सही है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो ए था वो क्या था, ए आपने देखा बेस था, तो इसका पीएच 7 था। बी क्या है? एसिड है, इसका पीएच लेस देन 7 है, तो पीएच ग्रेटर देन 7। 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, ये लेस देन 7 है, 7 से कम होगा मतलब 6, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगले पे आते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, when 50 ग्राम ऑफ lead पाउडर is added to 300 ml of blue copper sulfate। ठीक है, तो Pb है, आपके पास Pb था, और lead मतलब lead पाउडर मतलब Pb हो गया, इसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट से। ठीक, आपसे कहा गया सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आपको पता चल गया होगा ये जो रिएक्शन है ये किस चीज का एग्जांपल है, तो सिंपल सी बात है, ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सोल्यूशन से। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले में आते हैं, 6th क्वेश्चन को देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर। देखिए x, y, z जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया, x का क्या है 2,8 है, 2,8, 7 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से इन लोग ने बनाया है कि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो 2, 8, 7 है, तो आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए y में क्या दिया गया, 282 दिया गया है। अब 282 है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो 282, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा?
मेटल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 अगर है तो 4 में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जैसे कार्बन होगा तो वो नॉन मेटल होगा, सिलिकॉन होगा तो वो सेमीकंडक्टर होगा, या ये कह सकते हैं मेटलॉइड होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, तो आपको पता चल गया वाई क्या है, वाई है आपका मेटल। इसके बाद देखिए फिर से जेड में देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो जेड और एक्स जो है ये नॉन मेटल है। तो देखिए कहीं लिखा है क्या जेड और एक्स, अच्छा जेड के बारे में दिया ही नहीं है। ठीक है, जेड के बारे में दिया है लेकिन कम ही दिया है, तो हम लोग मेनली क्या, देखिए जेड अगर आप देखेंगे तो मेनली नोबल गैस है। ठीक है, इसीलिए हो सकता है ना दिया हो, ये नोबल गैस ही इसको मान के चलिए। ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि नोबल गैस है, तो इसको इसीलिए यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है। तो x क्या है, नॉन मेटल है, और y क्या है, मेटल है। तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है। दो तरीके की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है हीट। ठीक है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जहाँ पर हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो जहाँ पर हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक कहा जाएगा, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक कहा जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सी एंडोथर्मिक है, मतलब कहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं होगा, कुकिंग ऑफ फूड होगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अच्छा, कई लोग यही सोचते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है, यहीं पे ज्यादातर कंफ्यूजन होगा और ज्यादातर बच्चे इसी पे ही सही लगा देंगे, लेकिन एनसीईआरटी तक में ये क्वेश्चन दिया गया है और ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बेसिक सी चीज है। कभी भी स्टेट चेंज होता है याद रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो। ठीक है, अगले में देखिए क्या कहा गया, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस से। ड्यूरिंग द सेल्युलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. Which of the following event is associated with production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process synthesis of? अब देखिए यहाँ पर पूछा में लिया गया है कि किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैक्सिमम ATP किस केस में प्रोड्यूस होगी। तो ह्यूमन सेल्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज जब टूटता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, वो जो प्रोसेस होगा उसमें सबसे ज्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जब पंप होता है तो किस प्रोसेस में पंप होगा, किस स्टेज में पंप होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल का, तब ये पंपिंग होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, सब एनसीईआरटी में एज इट इज दिया गया है, तभी क्या होती है, ब्लड की पंपिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, पूरी बॉडी में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए सेल्यूलोज का डाइजेशन क्यों हो पाता है हर्बीवोर्स में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी कैसी होती है, लॉन्गर होती है। तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो जाएगा वही सही हो जाएगा। अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, अब ये लार्ज मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ बड़ी हो गई, और लेंथ बड़ी होने की वजह से क्या होता है, जो भी सेल्यूलोज होता है उनका डाइजेशन हो पाता है। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है। अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देयर वाज अ सेरिबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट। अब देखिए एक सेरिबेलर डिसफंक्शन था पेशेंट में। अब देखिए यहाँ पर मेनली सेरिबेलम की आपसे पूछी गई है, क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या वर्किंग हो सकती है, मतलब क्या उसका काम होता है। तो कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सेरिबेलम जो है पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, तो यही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो, दिस इज बिकॉज। अब देखिए स्नेल्स में आपसे पूछा गया है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सेप्शनल केस जो है यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है, इफ द स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन, इस जो स्नेल्स होते हैं, ठीक है, वो मेल की तरह अपनी लाइफ को शुरू करते हैं,
और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि ये फीमेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये अपने आप से ही फीमेल बन जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। तो जेनेटिक्स की वजह से सेक्स जो है वो डिटरमाइन नहीं होता है, किसकी वजह से होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस द रे इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। अब देखिए क्या कहा गया कि जो इंसिडेंट कॉनकेव मिरर है, पहले मना लेते हैं कॉनकेव मिरर मान लीजिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। अब किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, तो देखिए अगर हम लोग क्या कर दें, पैरेलल पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा गया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये है, तो यहाँ पर तो नहीं जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल होगा, तो ये तो पैरेलल नहीं हो सकता, मतलब ये तो 0 डिग्री नहीं बनाएगा, तो कुछ ना कुछ एंगल बना देगा नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, तब ये सीधे वापस भी हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल होता है थीटा, जो एंगल आई होगा और एंगल आर दोनों बराबर होंगे, कितना होगा, 0 डिग्री होगा। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर बोला गया, नहीं तो बाकियों को ही चेक कर लेंगे। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। अब देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसे भी पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे भी पास करेगी, तो भी वही सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल भी यही है, जैसे नॉर्मल ये हो और रे ऑफ लाइट भी यहीं से पास हो रही हो, तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, मान के चलिए कॉनकेव मिरर है ही कॉनकेव मिरर, मानना क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई पॉइंट अगर मिरर पे है, उस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया जाए, तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये याद रखिएगा बस। तो ये नॉर्मल हो गया, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस लाइन में फॉल करेगी, इस लाइन में जाएगी ऐसे, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो रिवर्स वैसे ही आ जाएगी, और ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ए और बी का आपसे कलर पूछा गया है। तो देखिए ए जो है व्हाइट लाइट जा रही थी, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ, ए सबसे ऊपर है, बी सबसे नीचे है। अब आपको पता है सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वो उस लाइट में होता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। और ए में ए क्या हो जाएगी, रेड लाइट हो जाएगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो डेविएशन सबसे कम होगा। और बी क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, रेड और वायलेट, सी ऑप्शन इसमें है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बीच में भी आप देखेंगे तो 5 कलर होंगे, उस पर ज़्यादा आपको जाना नहीं है। यहाँ पर जैसे VIBGYOR इस तरीके का बनेगा, पूरी बैंड बनेगी, और जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, 15th क्वेश्चन। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका इन्वायरमेंट चैप्टर है जो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया द एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम। अब जो एनर्जी अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर के पास, ये मैक्सिमम होती है, ऐसा क्यों। पहला दिया गया इट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, क्योंकि आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, सही नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 1% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग, मतलब इस स्टेटमेंट को, इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है। तो 1% एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है सन से, प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। It utilizes most of the chemical energy from for its own respiration, growth, reproduction, movement, etc. ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से भी गलत होगा। It utilizes 10% of light energy and transfers the rest to the next trophic level। ये तो बिल्कुल ही गलत है। 90% को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और 10% ट्रांसफर करता है, क्योंकि आपको पता होगा 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी एनर्जी उसी में एब्जॉर्ब रहती है। इट ट्रांसफर्स ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये बात बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आप सही लगाएंगे, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर टिक लगाएंगे, सी लगाएंगे। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि होगा क्या, बच्चा पहला वाला स्टेटमेंट देखेगा और सोचेगा यही इसका सही आंसर है, इस पर टिक लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। 16th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। अब डिकम्पोजर्स का क्या रोल नहीं होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब डिकम्पोजर्स आपको पता होगा आखिरी ट्रॉफिक लेवल में होते हैं ये। ठीक है, तो इनका मेनली रोल क्या नहीं होता ये आपसे पूछ रहे हैं। तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल बिल्कुल ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं होता, ये कोई रोल नहीं है इनका। वेस्ट डिकम्पोजिशन रोल होता है, ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेन्स भी रोल होता है। अगले पे आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो देखिए 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X। ठीक है, तो एक HCl था आपके पास में और इसकी रिएक्शन किससे करी गई, X से। अब क्या कहा गया, कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। अब देखिए X जो है ये आपका क्या होगा, एक मेटल होगा, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो होता क्या है, क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। अब यही जो H2 गैस है ये कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस होती है। और साथ ही साथ इसकी एक और ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बर्निंग मैच स्टिक को क्या कर देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है और एक पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होता है। बात बिल्कुल सही कही गई। इसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर कि इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। अब देखिए क्या ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा मेटल X, नहीं, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, तो ये तो गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है तो सही है, लेकिन रीज़न गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, असर्शन, सेकेंड क्वेश्चन है असर्शन का। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एंड इन जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है, किसी भी सेल में और किसी भी जर्म सेल में, जैसे मान लीजिए सेल है तो सेल में मान लीजिए एक तरीके से कोई भी सेल की बात अगर करी जाए उसमें जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए 10 है, तो जर्म सेल में हो सकता है 5 हो। ठीक है, वैसे हाफ ही होते हैं। ठीक है, तो सेम नहीं होंगे, बात बिल्कुल सही है। When two germ cell combine, they restore the normal number of chromosome in a species। ठीक है, तो 2 germ cell जब combine होते हैं तो क्या करते हैं, ये normal number of chromosome in a species क्रिएट करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, 18th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो assertion तो सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 देखिए क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे डायग्राम देख लीजिए कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, थोड़ा डायग्राम गंदा ही बन जाता है हमसे। ये मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इधर चली आएगी ऐसे निकल के, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, इधर चली आएगी। अब ये और ये तो कोई मीट करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मीट कराने की कोशिश करते हैं। किधर मीट कराएंगे, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो क्या करिए, इसको ऐसे भेज दीजिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज बनती है, आपकी इमेज हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट, बिल्कुल सही बात है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल इमेज होगी। अगले में देखिए क्या कहा गया कि यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन दे दिया गया है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, ठीक है, मिरर हो या लेंस हो, एफ हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉनकेव अगर होता, ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, कॉनकेव चाहे लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव के केस में वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। केव से याद रखना है, केव मतलब गुफा, और गुफा निगेटिव चीज होती है, तो फोकल लेंथ क्या रहता है, हमेशा निगेटिव रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, इफ द लायंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन, फूड चेन में से क्या कर दिया गया, लायन को ही रिमूव कर दिया गया, शेरों को ही रिमूव कर दिया गया। इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ही गलत है। अगर मान लीजिए शेर को आपने हटा दिया तो हिरन बढ़ जाएंगे, और हिरन बढ़ जाएंगे तो घास खत्म होती चली आएगी, तो इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगी।
However, if the plants are removed from food chain, it will disturb the ecosystem. ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसको अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल के किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हटाया जाता है तो ये फूड चेन को जरूर डिस्टर्ब करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट व्हाइल लायंस आर कंज्यूमर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखा जरूर देते हैं। देखिए सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बतानी है और रीजन बताना है क्यों इस तरीके की ये रिएक्शन है। अगले में आपको कहा गया एल्वियोलाई और नेफ्रॉन में डिफरेंस बताना है, स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। 23rd क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें आपको और बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। यहाँ पर आप चाहें तो पहला क्वेश्चन करें या तो दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन मेनली डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि सबके रोल क्या होते हैं, सलाइवरी माइलेज का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का और लाइपेज का। यहाँ पर आपसे कहा गया है स्टेप्स बताने हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स के। थोड़ा सा मतलब टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला इसमें आसान था। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द अबव फिगर शोज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। अब ये किसी लेंस के द्वारा इमेज बनाई गई है, अब आपको बताना ये लेंस कौन सा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, और लेंस को एक थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यही पूछा गया है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, नेचर ऑफ लेंस क्या है, नेचर मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, विजुअल इम्पेयर के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको देखने वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी देखिए कहा गया है आइदर है अटेम्प्ट करना है ए को या तो बी को। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में, इन सब में देखिए न्यूमेरिकल बहुत खूब पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्टून दिया गया है, फिश को कुछ देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक फिश का मतलब ये फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। और फिश को दिया गया है क्योंकि धीरे धीरे पेस्टिसाइड कहाँ आएंगे, इस पानी में आएंगे, और पानी में जब आएंगे तो फिश को नुकसान करेंगे। तो ये कार्टून यही बताना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए एक और चीज है, यही पूछा गया इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत सिंपल चीज हमने बताई दी, आपको समझ में आ गया होगा क्या इम्पैक्ट होने वाला, आप अपने आप से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया अनिरुद्ध के बारे में। ये देखिए आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये काम होगा। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी नहीं। वही देखिए यहाँ पे भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये भी दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पर कुछ कंपाउंड आपसे पूछा गया है। देखिए एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का ही क्वेश्चन है। आपने सॉल्ट्स पढ़े होंगे, तो सॉल्ट्स की जो प्रिपरेशन होती है उसमें ऐसी रिएक्शन आपको देखने को जरूर मिली होगी। और आप देख के बता ही सकते हैं एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, ठीक है, क्यू क्या होगा, आसानी से बताया जा सकता है। इसका जो सेकेंड पार्ट है भी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये भी देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, कठिन नहीं है भी। Water is used by leaves of plant for photosynthesis, but rather than watering the leaves, we water the plants through the soil. How does this water reach the leaves of plant? बिल्कुल सही बात है, कैसे पहुंचता है। ठीक है, सक्शन जो प्रेशर बनता है उसके थ्रू पहुंच पाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। F1 F2 जनरेशन वाला जो डायग्राम होता है वो यहाँ पर पूछा गया है मेनली। अब देखिए जो आपका ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड है उसमें ये डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेक्ट क्या होते हैं, कैसे करेक्ट किए जाते हैं, डायग्राम आपको दिया रहेगा, इसको करेक्ट करके आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, रीजन क्या होता है डिफेक्ट जो होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया, रो आर एल में रिलेशन आपको बताना है, मैथमेटिकल सिंबल और ये सब चीजें यूज करके। ठीक है, रेजिस्टिविटी आपको डिफाइन करनी है, मतलब 1 ओम मीटर को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, 1 ओम मीटर तो नहीं कह सकते हैं, डिफाइन द रेजिस्टिविटी, रो को आपको डिफाइन करना है। तो रो क्या होता है, रो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। मैग्नेटिज्म से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन, ज्यादातर आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको एक्टिविटी एक को नहीं छोड़नी है, सारे जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ भी नाम किसी का दे दिया जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, अपने को उस जगह पे रख के सोचना पड़ेगा ये चीज़
ये सब बच्चे तभी कर पाएंगे जब आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा या जब आपने ठीक से पढ़ाई करी होगी चैप्टर्स की। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं दिया है, रटा रटाया क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। डिटर्जेंट सोप्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन ये सब चीज़ बतानी है। फिर देखिए आपके पास एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन की भरमार है फिलहाल, ये आप देख सकते हैं। इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी लग रहा है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले और यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चन आसानी रहते हैं। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। इमेज दी गई, कई बच्चे तो यही सोच रहे होंगे इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा है, ये बच्चा है छोटा सा जो बेबी है। अब यहाँ से एम्नियोलिटिक फ्लूइड निकाला आ रहा है, ये इसको निकालते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसी से हो पाता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन जो है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल ही लगाने पड़ेंगे, बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और ये फिगर आपको हम फिर बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, लाइट चैप्टर हो गया, ठीक है। ये दो चैप्टर्स कम से कम, इन दोनों चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए, कम से कम एनसीईआरटी को और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आप कवर अप कर लीजिए। उतने भर से आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, फिर वही देखिए क्वेश्चन एक और दे दिया गया उसी तरीके का ही, चाहे उसको करिए चाहिए, पिछला वाला ज़्यादा आसान था। आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ फिटिंग, अब देखिए वो ना कर पाइए तो ये कर दीजिए, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। जूल्स लॉ फिटिंग पूछा गया है और दो रेजिस्टर दिए गए, सीरीज पैरेलल में लगा गया है, ठीक है। रेशियो बताना है हीट का, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कठिन नहीं है कोई खास। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलिसिस दी गई है, कैथोड एनोड आपसे पूछा गया। देखिए आपको बार बार बता रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से आप ये कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जियोट्रॉपिज्म, फाइटोट्रॉपिज्म वो सब चीज़ें आ गई, टच मी नॉट प्लांट आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी एनसीईआरटी की हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं लिया गया है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, हालांकि यहाँ पर देखिए कहा गया कॉनकेव मिरर लगा हुआ था, यहाँ प्लेन मिरर लगा दिया, यहाँ आई पीस लगा दी, तो इस तरीके से आपको एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझना है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ स्टार इज सीन बाय ऑब्जर्वर एट द आई पीस, कैसी इमेज बनेगी वो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कैसी इमेज बननी चाहिए। विच काइंड ऑफ मिरर, कौन सा मिरर यूज किया गया टेलीस्कोप में, आपको पता ही चल होगा कॉनकेव यूज हुआ है। तो इस तरीके से पेपर था, लेकिन आपने क्या देखा, पेपर आसान नहीं होने वाला है। बोर्ड का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, तो अगर आपने डेप्थ में पढ़ाई नहीं करी है तो प्रॉब्लम होने वाली है, अभी भी टाइम है। डेप्थ में थोड़ा पढ़ाई करिए और खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो बहुत तगड़ी पूछी आ रही है। बायो में तो आप ये समझ सकते हैं कि बायो में तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसमें तो कुछ नया नहीं किया गया है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कुछ नया कर दिया गया है। पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे आते थे वो अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जो हर एक बच्चे के लिए, केवल आपके लिए नहीं सबके लिए क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम है, अभी टाइम तो काफ़ी है, तो तैयारी जो करिए एक्टिविटी के साथ में करिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है या कोई कमेंट में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।